पर स्वाद न बदला। महक सिल्वर, महक सिल्वर मेरा दिल भर। पैसा कमाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है, बिग कैश, बड़े काम का खेल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो हेल्थ इज वेल्थ में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी और उसके प्रबंधन की। एपिलेप्सी क्या है, क्या लक्षण है और किस तरह से इलाज संभव है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और हमें इस खास जानकारी को देने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे डॉक्टर अपूर्व कुमार, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है और न्यूरो सर्जन है प्राइम हॉस्पिटल लखनऊ से। डॉक्टर अपूर्व, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो डॉक्टर अपूर्व, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, सबसे पहले बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं। तो एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी आखिर होती क्या है? मिर्गी दिमाग की तंत्रिकाओं की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग की तंत्रिकाओं में चलने वाले करंट का प्रवाह गड़बड़ हो जाता है, जिससे दिमाग कुछ देर के लिए ठीक से काम नहीं करता है और शरीर में यह झटके के रूप में दिखाई देता है। मिर्गी की स्थिति में मरीज का बेहोश होना, हाथ पैर का ऐंठ जाना, शरीर के एक अंग या पूरे शरीर का काम करना बंद कर देना, मुंह से झाग आ जाना, जीभ कट जाना या टट्टी पेशाब पे कंट्रोल चला जाना, ऐसा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, एपिलेप्सी के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन आपके जवाब से मैं समझ पा रही हूँ कि क्या एपिलेप्सी कई तरह की भी होती है, क्या कई प्रकार भी इसके होते हैं? मिर्गी कई प्रकार की होती है। जिसे हम लोग समाज में सबसे ज़्यादा देखते हैं उसे जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं, यानी कि पूरे शरीर में एक साथ झटका आना, मरीज का अपनी जगह पे गिर जाना या बेहोश हो जाना। अक्सर चलते चलते लोग यूं ही गिर जाते हैं, सोते सोते लोगों को झटका आ जाता है या किसी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी के दौरान यह बढ़ जाता है। दूसरा होता है फोकल एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी में शरीर के किसी अंग से दौरा पड़ता है, जैसे कि एक हाथ, एक पैर, चेहरा, एक तरफ का शरीर, दोनों पैर, दोनों हाथ या आँखों में। तीसरा होता है फोकल एपिलेप्सी विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन, यानी कि झटका शरीर के एक अंग से पैदा होगा, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलेगा और बेहोशी का रूप ले लेता है। बच्चों में कुछ अलग तरह की एपिलेप्सी देखने को मिलती है, जैसे कि एब्सेंट सीजर्स। एब्सेंट सीजर्स में शरीर में ऐंठने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं और कुछ देर के बाद वापस होश में आ जाते हैं। डॉक्टर अपूर्व, एपिलेप्सी के दौरे के संकेत या लक्षण किस तरह से पहचाने जा सकते हैं? मिर्गी के दौरे जब छोटे बच्चों में पड़ते हैं तो उस समय कई बार पूरी तरह से दिमाग विकसित न होने की वजह से शरीर में पूरे लक्षण देखने को नहीं मिलते। तो शुरुआती तौर पे चेहरे का टेढ़ा होना, हाथ पैर का ऐंठना, आँखों का पलट जाना, उसके बाद पूरे शरीर का अकड़ जाना या पूरे शरीर का ढीला पड़ जाना, गले में आवाज़ अटकना। बड़ों में कई बार मिर्गी आने से पहले लोगों को मिर्गी आने का आभास हो जाता है, जिसको कि मेडिकल भाषा में ऑरा कहते हैं। यानी लोगों को जब झटका आने वाला होगा उसके पहले उन्हें एक अजीब सा आभास होगा, चक्कर या बेहोशी जैसा। उसके बाद शरीर के एक अंग या पूरे शरीर का ऐंठ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आना, शरीर के एक भाग में कमज़ोरी आना, जीभ कट जाना या बैठे बिठाए ही टट्टी पेशाब छूट जाना, ऐसा लक्षण मिल सकता है। तो डॉक्टर अपूर्व, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है कि एपिलेप्सी क्या है, क्या कितने प्रकार की होती है। लेकिन ये जो बीमारी है, इससे जुड़े हुए कई सारे मिथ या कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं पे लोगों को भ्रमित करती हैं। ऐसे में ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन मिथ्स को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो वो क्या मिथ हैं, क्योंकि मरीजों को कई तरह की समस्याओं का सामना भी ऐसे में करना पड़ता है। तो क्या मिथ हैं और क्या सोशल बाउंड्रीज हैं जो कि एपिलेप्सी से या मिर्गी से जुड़ी हुई हैं? पुराने समय में जब मिर्गी का ठीक से इलाज उपलब्ध नहीं था, उस समय मिर्गी को लेकर के बहुत सारी गलत धारणाएं समाज में बनी थी, जो आज भी चली आ रही हैं। पहली गलत धारणा तो यह है कि मिर्गी लाइलाज है, जबकि ऐसा नहीं है। दवाइयों के ज़रिए और रेयर केसेस में ऑपरेशन की सहायता से इसका अच्छा निदान संभव है। मिर्गी की दवाई लेने वाला व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन यापन कर सकता है। दूसरी धारणा ये है कि मिर्गी के जो रोगी होते हैं वह काम पर रखने लायक ऐसा
नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मिर्गी के रोगी किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह अपना व्यवसाय या नौकरी कर सकते हैं। तीसरी अवधारणा कि मिर्गी के रोगी शादी लायक नहीं होते, यह धारणा भी गलत है। मिर्गी के रोगी किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह शादी कर सकते हैं। एक और बड़ी अवधारणा यह है कि मिर्गी की रोगी जो महिलाएं होती हैं उन्हें बच्चे पैदा करने में दिक्कत होती है और वो ऐसा नहीं कर सकती, तथा मिर्गी की दवाओं से बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आपने कई सारे मिथ्स के बारे में बात की, लेकिन एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है कि क्या मिर्गी का रोग संक्रमित है, यानी कि या एक से दूसरे में फैल सकता है? मिर्गी का रोग संक्रामक नहीं होता है। यह जिस मरीज में होता है उसके परिवार वाले, बच्चे, आसपास रहने वाले किसी भी व्यक्ति को इस रोग का छूत से, आसपास होने से या जूठा खाने से फैलने की कोई संभावना नहीं होती है। डॉक्टर अपूर्व, क्या मिर्गी का रोग वंशानुगत भी होता है, यानी कि क्या ये हेरिडिटरी भी होता है, पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, क्या ये बच्चों में आ सकता है? मिर्गी का रोग सामान्य तौर पे वंशानुगत नहीं होता, लेकिन बहुत छोटी संख्या में, यह मान लीजिए कि 1 लाख या 2 लाख में 1 या 2 केसेस ऐसे हो सकते हैं जो वंशानुगत हो सकते हैं, यानी माँ बाप से बच्चों में ये रोग जा सकता है। लेकिन इस रोग को सामान्य तौर पे नहीं लेना चाहिए, यह बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो डॉक्टर अपूर्व, वैसे तो हमने कई सारे मिथ्स के बारे में बात की, लेकिन कई बार कई धारणाएं उम्र से जुड़ी हुई भी होती हैं, जेंडर से जुड़ी हुई भी होती हैं। तो क्या मिर्गी का रोग कोई स्पेसिफिक जेंडर को, यानी कि मेल या फीमेल को कई ज्यादा प्रभावित करता है? क्या ऐसा कुछ है, या कोई निर्धारित उम्र ऐसी है जिसमें कि ये जो रोग है ये प्रभावित करता है किसी भी व्यक्ति को? मिर्गी का रोग वैसे तो सारी आयु और सारे लिंग में देखा जाता है, लेकिन इस रोग की ज़्यादा संभावना छोटे बच्चों में, जैसे कि 1 साल के करीब, और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में मिलता है। 1 साल से छोटे बच्चों में जब ये रोग मिलता है तो अमूमन यह ऐसी बीमारियों से होता है जो पैदाइश के समय दिमाग पे असर कर गई होती हैं, जैसे ऑक्सीजन का प्रवाह कम होना, पैदाइश के समय ग्लूकोज का दिमाग में न जाना, पैदाइश के समय बच्चे का न रोना, या जिस दौरान बच्चा पेट में है माँ के अंदर कोई रोग होना। बड़े लोगों में यह बीमारी तब होती है जब उनके दिमाग में कोई और समस्या होती है, जैसे कि दिमाग में चोट लगना, इन्फेक्शन होना, मवाद बनना, फोड़ा बनना, ट्यूमर होना, या दिमाग में फालिज मार जाना। डॉक्टर अपूर्व, क्योंकि आप एक न्यूरो सर्जन हैं, तो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि क्या एपिलेप्सी के पेशेंट्स मानसिक रूप से बीमार होते हैं? मिर्गी की बीमारी को मानसिक रोग नहीं मानना चाहिए। मिर्गी के अधिकतर मरीज मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होते हैं और सामान्य जीवन यापन करते हैं। कुछ मरीज जो कि मिर्गी की दवाई लगातार नहीं करते या मिर्गी का ठीक से इलाज नहीं करते, उन मरीजों में बार बार मिर्गी आने से कुछ मानसिक रोग पैदा हो सकते हैं। लेकिन अमूमन जो मरीज लगातार दवाई करते हैं, संयमित जीवन व्यतीत करते हैं और बीमारी को कंट्रोल में रखते हैं, वो पूर्णतः मानसिक रूप से सामान्य होते हैं और समाज के किसी भी व्यक्ति की तरह ही रहते हैं। डॉक्टर अपूर्व, हम कई सारी धारणाओं की या मिथ्स की बात कर रहे थे। ऐसे में शादी विवाह को लेकर के बड़ी समस्या आती है। तो क्या अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो मिर्गी के रोग से परेशान है, क्या वो उस समय पर शादी या विवाह कर सकता है? मिर्गी के मरीज नौकरी कर सकते हैं। अधिकतर व्यवसाय मिर्गी के रोगियों के लिए मान्य हैं। बस थोड़ा सा यह बचाव करना होता है कि जो मिर्गी के रोगी हैं उन्हें हाई रिस्क जॉब्स, जैसे कि बिजली की मशीन के साथ काम करना, खुले पार्ट्स वाली मशीनों के साथ काम करना, रात्रि में ड्राइविंग करना या स्विमिंग से रिलेटेड काम करना, यह अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर अपूर्व, बहुत ज्यादा जरूरी है इन मिथ्स को खत्म करना। ऐसे में मेरा अगला सवाल आपसे होगा, क्योंकि कई बार एपिलेप्सी के पेशेंट्स को, मिर्गी के मरीजों को अयोग्य मान लिया जाता है समाज के लिए। क्या ऐसा कुछ है कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स अयोग्य होते हैं या किसी काम को करने में सक्षम नहीं होते हैं? यह गलत मानना है। मिर्गी के मरीज समाज की नॉर्मल धारा का हिस्सा हैं। मिर्गी का दवाई जो मरीज करते हैं
आप उनको सामान्य जनता से जब तक बताया ना जाए अलग नहीं पहचान सकते। मेन स्ट्रीम समाज में उनका वही स्थान है जो किसी मिर्गी के रोगी न होने पे होता है। वह नॉर्मल उठते बैठते हैं, नॉर्मल खाते पीते हैं, नॉर्मल व्यवसाय करते हैं, नॉर्मल पढ़ाई करते हैं और समाज में किसी भी रोल के लिए पूरी तरह योग्य होते हैं। तो डॉक्टर अपूर्व, मेरा अगला सवाल भी एक ऐसे ही मिथ से जुड़ा हुआ है। अब आप ये क्लियर कीजिए कि क्या ये मिथ है या वाकई में सच्चाई है कि क्या एपिलेप्सी के मरीजों के ऊपर वाकई में किसी प्रेत आत्मा का या भूत का साया होता है? क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स जो होते हैं वो जब उन्हें दौरा पड़ता है या फिट पड़ता है तो ऐसे में अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। ऐसे में कई बार ये कहा जाता है कि इसके ऊपर भूत का या प्रेत का साया है। क्या ऐसा कुछ है? जी नहीं, किसी बुरे साए, तंत्र मंत्र, योग या किसी श्राप की वजह से नहीं होते हैं, ना ही वो किसी कर्मों का फल होता है। यह दिमाग में बनावटी कमी की वजह से होता है, जिससे कि दिमाग में करंट का प्रवाह गड़बड़ होता है और उसका दवाओं से निदान करके पूरा आराम पाया जा सकता है। डॉक्टर अपूर्व, हम मिर्गी के दौरे के बारे में बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है जब मिर्गी का दौरा आता है उस समय पर ऐसा कई बार देखा जाता है कि चमड़े की कोई चीज, लेदर की कोई चीज सुंघाई जाती है या दांतों के बीच में चम्मच कुछ फंसाया जाता है या उसे रस्सियों से बांध दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या ये सभी प्रक्रियाएं करना सही है? जी नहीं, ऐसा करने से मरीज को और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। जब मिर्गी का झटका आ रहा होता है, अगर उसके मुंह पे आप कोई कपड़ा रख देंगे तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मरीज का शरीर ऐंठता रहता है जिस वक्त झटका आता है। अगर उसको रस्सी से बांधने का प्रयास किया जाएगा तो ऐंठता हुआ शरीर रस्से से घायल हो सकता है। चमड़े की वस्तु सुंघाने, मोजा सुंघाने, जूता सुंघाने से कोई मिर्गी का झटका नहीं रुकता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने समझा दिया कि ये सभी प्रैक्टिसेस जो हैं वो गलत हैं, लेकिन अगर किसी के सामने, किसी व्यक्ति के सामने किसी मरीज को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, ऐसे में उसकी सहायता के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? पहली चीज़ जो कि सामान्य जनता कर सकती है वह यह है कि मरीज के आसपास बिल्कुल भी भीड़ नहीं लगानी है। जिस वक्त झटका आ रहा हो मरीज को खुली जगह पे रखें जिससे वह आराम से सांस ले सके, ऑक्सीजन का प्रवाह उसको कम ना हो। दूसरी चीज़, मरीज को बाएं करवट लेटा देना चाहिए जिससे कि अगर उसको उल्टी आ रही है या झाग आ रहा है या मुंह में कुछ भरा हुआ है, फेफड़े में ना जाके बाहर चला जाए। मरीज को किसी फ्लैट सरफेस पे लेटा देना चाहिए जिससे कि किसी नोकीली चीज़, उभरी हुई वस्तु बिस्तर के कोने या टेबल के कोने से उसे चोट ना लगे। अमूमन 30 सेकंड से 1 मिनट में मिर्गी का झटका समाप्त हो जाता है। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे किसी मिर्गी के पेशेंट के लिए। ऐसे में डूज एंड डोंट्स क्या रहते हैं पीड़ित के लिए? पहली बात तो मिर्गी के रोगों को कुछ खास बातों का ख्याल रखना होता है। एक तो वह दवा मिस ना करें। अगर वह दवा मिस करते हैं तो उनको बहुत तेज़ झटका आने का ख़तरा बना रहता है। दूसरा, उन्हें खाली पेट नहीं रहना है। खाली पेट रहने पे दवा का असर कम हो जाता है। तीसरी चीज़, उनको रात में पूरी नींद लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद लेने पे मिर्गी आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अंधेरे कमरे में मोबाइल देखना, डिस्को में चमकदार लुपलुपाने वाली लाइट या शादी ब्याह में चमकने वाली लाइट जो है, उससे मिर्गी के आने का झटका बढ़ जाता है। तो इस तरह की स्थितियों को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। सामान्य तौर पे जो नौकरी करते हैं वह कर सकते हैं। मिर्गी के रोगियों को हम लोग यह एडवाइस देते हैं कि बहुत ऊंचाई पे करने वाले काम, गोताखोरी या पानी के अंदर करने वाले काम, वेल्डिंग या विस्फोटक या आग से होने वाले काम, या फिर ऐसे काम जहां रात में देर तक जगना हो, उसे अवॉइड करें। कहीं पे भी बड़ी मशीनरी या ओपन मशीनरी के आसपास अगर काम करना है तो मिर्गी के मरीजों को वह भी अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आम लोगों को और खास तौर पर समाज को या फिर ऐसे लोगों को जो कि मिर्गी के पेशेंट्स के आसपास रहते हैं, तो उनकी देखभाल किस तरह से की जाए? किस तरह का लाइफस्टाइल उन्हें दिया जाना चाहिए? और खास तौर पे जिस समय पर दौरा आ रहा है या वैसे भी नॉर्मली भी किस तरह की सहायता या किस तरह से देखभाल मिर्गी के मरीजों की होनी चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आसानी से संभव है। आप अपने नज़दीकी सेंटर पे किसी डॉक्टर को दिखाएं जो मिर्गी की बीमारी में डील करता हो। उचित जांचें, उचित इलाज और उचित केयर से इसका पूर्ण निदान हो जाता है। समाज में फैली हुई भ्रांतियाँ
दिल से लगा करके ना बैठें कि ये लाइलाज बीमारी है या यह व्यक्ति समाज के लायक नहीं है। उचित इलाज, संयम और सही देखभाल से मिर्गी के मरीज एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो डॉक्टर अपूर्व, कई सारी बातों के बारे में हमने चर्चा की, लेकिन अब इलाज की बात कर लेते हैं कि क्या मिर्गी की बीमारी के लिए ऑपरेशन भी संभव है? कुछ ऐसे परसेंट होते हैं मरीजों के, लगभग 2 से 5%, जो सब तरह की दवाइयों और अन्य प्रयासों के बावजूद भी झटका कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन मरीजों का दिमाग का चेकअप कराया जाता है। उस चेकअप में कई बार कुछ बनावटी कमी निकल करके आती है या गांठें निकाल करके आती हैं। ऑपरेशन के द्वारा उन गांठों को निकाल देने पे, बनावटी कमी को दिमाग से हटा देने पे मिर्गी कंट्रोल हो जाती है। कुछ मरीजों में इन सब के बावजूद भी अगर कंट्रोल नहीं हो पाता है तो डिस्कनेक्शन सर्जरी कहते हैं, यानी दिमाग के वो हिस्से जो कि झटका पैदा करके पूरे दिमाग में फैला रहे हैं, उनके रास्ते को काट के अलग कर दिया जाता है, जिससे कि वह झटका पूरे दिमाग में ना फैले। उसके बाद दवाइयों की मदद से इन झटकों को कंट्रोल कर लिया जाता है। एक और विधा है जिसमें कि एक पेसमेकर जैसा डिवाइस शरीर के अंदर लगा दिया जाता है, उसको वेगस नर्व स्टिमुलेशन कहते हैं। गले में यहाँ पे वेगस नर्व होती है, इसमें एक पेसमेकर लगा करके करंट वापस दिमाग में भेजा जाता है, जिससे कि झटके को दबा दिया जाए। इस प्रक्रिया के बाद भी जो मरीज जिनका दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऑपरेशन के द्वारा झटका कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर अपूर्व, मिर्गी आने के या मिर्गी का दौरा आने के मुख्यतः क्या कारण हो सकते हैं? 60% केसेस में मिर्गी को इडियोपैथिक बोलते हैं, यानी कि कोई भी कारण ना मिलना। लेकिन बाकी बचे हुए 40% केसेस में दिमाग में किसी न किसी तरह का कारण बनने पे ही झटका पैदा होता है। मिर्गी की बीमारी जन्म से ही पैदा हो जाती है। कई बार बच्चा जब पेट में बन रहा होता है तो उसके दिमाग का विकास ठीक से नहीं हुआ होता है, वह झटके को पैदा कर सकता है। पैदा होने के दौरान अगर बच्चा बहुत लंबे समय तक बच्चेदानी के रास्ते में फंसा रह जाता है या इमरजेंसी में ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, ऐसी स्थिति में बच्चा पैदा होकर रोता नहीं है, दिमाग में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई कट हो जाती है। उसकी वजह से दिमाग पर जो दुष्प्रभाव और नुकसान होता है, उससे मिर्गी जैसे झटके आ सकते हैं। जिस समय बच्चा पेट में होता है, अगर माँ को बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको कि टॉर्च इन्फेक्शन कहते हैं, ऐसी स्थिति में जन्म के बाद बच्चों में झटके आने की संभावना होती है। अगर दिमाग में पानी निकलने का रास्ता ठीक से नहीं बना होता है तो दिमाग में प्रेशर बढ़ने पर झटका आ सकता है। डॉक्टर अपूर्व, कई बार लोगों के अंदर ये डर या चिंता भी होती है कि पूरा इलाज कराने के बाद फिर से कहीं ये बीमारी पनप नहीं जाए। ऐसे में क्या ये कितना सही है ये समझना या कहना कि क्या मिर्गी के इलाज के बाद दोबारा कभी दौरा आ सकता है या दोबारा फिर से बीमारी हिट कर सकती है? मिर्गी का पूरा इलाज हर मरीज के हिसाब से अलग होता है, लेकिन अमूमन 2 से 5 साल का इलाज का जो पीरियड है, उसको अगर बिना एक बार भी झटका आए बिता लिया जाता है तो धीरे धीरे दवाइयाँ कम करके बंद कर दी जाती हैं और टेस्ट में ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि वापस दिमाग में कोई ऐसी तरंगें नहीं चल रही हैं जो झटका पैदा कर सकती हैं। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद भी लगभग 2 से 5% मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें भविष्य में झटका आने की संभावना रहती है। यह अमूमन वो मरीज होते हैं जिनके बनावट की कोई कमी है दिमाग में, या जिनके दिमाग में इन्फेक्शन रह चुका है, या चोट, ट्यूमर या एन्केफ्लाइटिस की वजह से दाग बना हुआ है। तो डॉक्टर अपूर्व, कई बार एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके मन के अंदर एक ये डर होता है कि पता नहीं एपिलेप्सी का इलाज जो है कितने लंबे समय तक के लिए चलेगा या कितने लंबे समय तक उन्हें दवाइयां खानी पड़ेंगी। ऐसे में मैं आपसे चाहूंगी कि आप क्लियर करें इस बात को कि एपिलेप्सी के मरीजों का इलाज या दवाइयां कितने समय तक के लिए चलती हैं? देखिए, यह इलाज का एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है और यह बात हर मिर्गी के मरीज और उसके परिवारजन को गांठ बांध लेनी चाहिए। मिर्गी का इलाज लंबा चलता है। किताबों में जैसा कि पढ़ाया गया है, कम से कम 2 से 3 साल एक दवाई पे, यदि किसी मरीज को 1 से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत है तो 5 साल तक इलाज की ज़रूरत पड़ती है। और एक परिस्थिति होती है जिसको कि रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी बोलते हैं। ऐसी स्थिति में 10 साल तक, और बहुत छोटी संख्या में ऐसे भी मरीज हैं जिन्हें आजीवन यह दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती है। दवाइयों से जब ये झटका कंट्रोल हो जाता है तो धीरे धीरे करके इनकी मात्रा कम की जाती है और तब इन्हें बंद किया जाता है।
तो डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि मिर्गी के जो मित्र हैं, परिजन हैं या सहकर्मी हैं, उनके आसपास जो लोग रहते हैं, ऐसे में उनको क्या सलाह दी जानी चाहिए? आप क्या सलाह देंगे कि उनकी मिर्गी के पेशेंट्स की सहायता या जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जब मिर्गी का दौरा पड़े, ऐसे में किस तरह से उन्हें केयर करनी चाहिए, किस तरह से सहायता करनी चाहिए? मिर्गी आने के बाद ऐसा देखा गया है कि समाज में एक अवधारणा बन जाती है कि यह मरीज समाज के लायक नहीं है। तो अगर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके सहपाठी, कार्य क्षेत्र में उनके सहकर्मी और परिवारजन उनको हे दृष्टि से देखने लग देते हैं, अपने से अलग करने लग जाते हैं, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ का उनको हिस्सा नहीं बनाते हैं और साथ ही साथ वह व्यक्ति अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है। बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो मिर्गी के मरीज हैं वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यह अक्सर तभी होता है जब समाज की मुख्य धारा उनको अपने से दूर कर देती है। एक आसान तरीका यह है कि जहाँ पे वो बच्चा पढ़ता है, जिस जगह वो व्यक्ति काम करता है या जो उसका परिवार है, कुछ वीडियो मटेरियल, स्टडी मटेरियल, नुक्कड़ नाटिका या पत्रिकाओं के माध्यम से उनमें जागरूकता पैदा की जाए। पहली चीज़ उनको जो बतानी होती है वो ये है कि यह छूत की बीमारी नहीं है। अगर आप किसी मिर्गी के मरीज के साथ बैठ रहे हैं, साथ में सांस ले रहे हैं, वो कहीं छींक रहा है, उसके साथ एक ही प्लेट में खा रहे हैं या एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं या एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उससे किसी भी नज़दीक आने वाले व्यक्ति को मिर्गी हो जाने का कोई भी खतरा नहीं होता। दूसरी बात कि मिर्गी के मरीज का ख्याल रखना भी उन्हीं लोगों का काम है जो उसके आसपास में होते हैं, चाहे वो परिजन हो, चाहे सहपाठी हो, चाहे सहकर्मी हो। तो डॉक्टर अपूर्व कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और इतनी खास जानकारी आपने दी। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।